हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 का हमारा जो वीडियो चल रहा है उसमें आज का हमारा टॉपिक है परमाणु द्रव्यमान। देखिए, हम आज अध्ययन करने जा रहे हैं परमाणु द्रव्यमान का। बेटा, परमाणु जो होते हैं आकार में अत्यधिक छोटे होते हैं और आकार में अत्यधिक छोटे होने के कारण से किसी एक परमाणु के द्रव्यमान को डायरेक्ट ज्ञात कर पाना संभव नहीं कि अपन एक परमाणु को लें और एक परमाणु को लेकर के हम उसका डायरेक्ट जो है द्रव्यमान निकाल पाएं, ये चीज जो है संभव नहीं हो पाती है। तो इसके कारण से परमाणु द्रव्यमानों को सापेक्ष रूप में प्रदर्शित किया जाता है। परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो सदैव सापेक्ष परमाणुवीय द्रव्यमान के रूप में प्रदर्शित होता है। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। अब बेटा, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान क्यों? सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मतलब होता है जब हम किसी परमाणु के द्रव्यमान को अन्य परमाणु के संदर्भ में व्यक्त करते हैं। जब हम किसी परमाणु के द्रव्यमान को किसी अन्य परमाणु के संदर्भ में व्यक्त करते हैं तो वह द्रव्यमान कहलाता है आपका सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। सापेक्ष का मतलब तुलना। सापेक्ष का अर्थ होता है तुलना। जैसे मैं कहूं कि राम मोहन की तुलना में पढ़ने में तेज है। राम मोहन की तुलना में पढ़ने में तेज है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एक तुलना हो गई। तो अपन राम की तुलना मोहन के सापेक्ष कर रहे हैं। तो ऐसे परमाणुवीय द्रव्यमान जो होते हैं, परमाणुवीय द्रव्यमानों में भी हम तुलना करके ही द्रव्यमानों को प्रदर्शित करते हैं। अब तुलना, वर्तमान में जो तुलना के लिए आधार बनाया हुआ है वो है कार्बन 12। वर्तमान में परमाणुवीय द्रव्यमान को प्रदर्शित करने के लिए जो आधार बनाया हुआ है वो है कार्बन 12। तो परमाणुवीय द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? देखिए, किसी तत्व का परमाणुवीय द्रव्यमान एक संख्या है। एक संख्या है जो दर्शाती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में कार्बन 12 के कार्बन 12 के 12वें भाग की तुलना में, 12वें भाग का मतलब 1/12। 12वें भाग का अर्थ हुआ 1/12 की तुलना में कितना गुना भारी है, इसे हम कहते हैं बेटा परमाणुवीय द्रव्यमान। किसी तत्व का परमाणुवीय द्रव्यमान एक संख्या होती है और यह संख्या दर्शाती है कि एक तत्व का परमाणु या किसी तत्व का परमाणु आपका कार्बन 12 के 12वें भाग की तुलना में कितना गुना भारी है। तो अब इसमें देखिए आप, यहाँ पर कार्बन 12 को ही आधार क्यों बनाया गया? इसका कारण होता है कार्बन 12 का परमाणु भार
ठीक 12.000 होता है। कार्बन 12 का परमाणु भार ठीक 12.000 होता है। तो अगर हम इसका 12वां भाग निकालें तो 12वां भाग कितना हो जाएगा? इसका 12वां भाग हो जाएगा आपका 1.000, ये हो जाएगा इसका 12वां भाग। तो इसके कारण से हम जो है कार्बन 12 के 12वें भाग के साथ तुलना करते हैं। देखिए, वर्तमान में तुलना कार्बन 12 के 12वें भाग के साथ की जा रही है, लेकिन सबसे पहले जो है तुलना की गई थी हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के साथ तुलना की गई थी। सबसे पहले जब परमाणु भार की परिभाषा दी गई थी तो परमाणु भार की परिभाषा में तुलना हाइड्रोजन के साथ की गई थी। हाइड्रोजन के साथ क्या तुलना की गई थी कि किसी तत्व का परमाणुवीय द्रव्यमान एक संख्या है जो दर्शाती है कि तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में कितना गुना भारी है। हाइड्रोजन के परमाणु की तुलना में कितना गुना भारी है। तो हाइड्रोजन को आधार क्यों बनाया गया था? उसका कारण था क्योंकि हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे हल्का तत्व होता है। तो सबसे हल्का तत्व होने के कारण से हाइड्रोजन को आधार बनाया गया। फिर अब हाइड्रोजन का जो भार था वो क्या माना गया था? हाइड्रोजन का भार माना गया था 1.000 मानते हुए हाइड्रोजन को आधार बनाया। लेकिन वास्तव में हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है 1.008 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1.008। तो इसके आधार पर हाइड्रोजन का जब हाइड्रोजन को आधार मानते हुए गणनाएं की गई थी तो उस समय तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना माना जाता था? 1.000। लेकिन वास्तव में हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1.008। तो इसका मतलब सारी की सारी गणनाओं को चेंज करने की आवश्यकता होगी। तो पूरी गणनाओं को चेंज करने की बजाय फिर आधार को परिवर्तित करना जो है वो ज्यादा उचित समझा गया। तो हाइड्रोजन के बाद अगला आधार बनाया है। पहले नंबर पर हाइड्रोजन आधार था, फिर उसके बाद बनाया गया ऑक्सीजन को, और वर्तमान में अपन जो है कार्बन 12 को आधार बनाते हैं। वर्तमान मानक जो है वो कार्बन 12। सबसे पहले नंबर पर हाइड्रोजन को बनाया गया क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है। फिर ऑक्सीजन को बनाया गया क्योंकि ऑक्सीजन प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश तत्वों के साथ रासायनिक क्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश तत्वों के साथ रासायनिक क्रिया कर लेता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऑक्सीजन का आधार बनाया गया। लेकिन ऑक्सीजन के द्वारा प्राप्त परमाणु भारों से भी संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, तो वर्तमान में जो है कार्बन 12 को परमाणु भार का आधार बनाया। कार्बन 12 को आधार बनाने का कारण क्या है? क्योंकि कार्बन 12 का परमाणु भार ठीक 12.000 होता है। कार्बन 12 को आधार बनाने का कारण क्या है कि कार्बन का परमाणु भार ठीक 12.000 होता है। तो जब हम इसका 12वां भाग निकालेंगे तो वो एग्जैक्ट 1.00 वाले मान के बराबर आएगा। और प्रारंभ में जो गणनाएं की गई थी वो हाइड्रोजन का भार 1.000 मानते हुए गणनाएं की गई थी। तो इससे फायदा ये हुआ कि जो गणनाएं हाइड्रोजन के आधार पर की गई थी उन गणनाओं में किसी प्रकार का परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं रही। दोबारा समझे बेटा, इसमें परमाणु भार का जो इतिहास है, इसमें सबसे पहले परमाणु भार के लिए आधार बनाया हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आधार क्यों बनाया? क्योंकि हाइड्रोजन प्रकृति में सबसे हल्का तत्व होता है। तो जब हाइड्रोजन को आधार बनाया तो फिर से परिवर्तित क्यों किया? परिवर्तित करने का कारण था कि हाइड्रोजन का भार माना गया था 1.000, लेकिन वास्तव में हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1.008। तो अगर हाइड्रोजन का परमाणु भार चेंज हो गया तो हाइड्रोजन के आधार पर की गई समस्त परमाणु भार की गणनाएं गलत हो जाएंगी। तो इससे बचने के लिए उन गणनाओं को चेंज करने के बजाय हाइड्रोजन मानक को ही परिवर्तित किया गया। अगर सारी गणनाएं पहले तो की गई 1.00 के द्वारा,
लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि भाई हाइड्रोजन का परमाणु भार जो हम ये ले रहे हैं ये बिल्कुल सही नहीं है, इसमें कुछ त्रुटि है। वास्तविक हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन का वास्तविक परमाणु भार 1.008 होता है। तो इसके कारण से जो है सारी की सारी गणनाओं को परिवर्तित करने की आवश्यकता हुई। तो सारी गणनाओं को परिवर्तित करने की बजाय इस मानक को ही परिवर्तित करना जो है वो ज्यादा सही समझा गया और हाइड्रोजन के स्थान पर वर्तमान समय में मानक हाइड्रोजन के स्थान पर जो है ऑक्सीजन को जो है मानक बनाया गया। और ऑक्सीजन को मानक बनाने का कारण क्या दिया गया? क्योंकि ऑक्सीजन प्रकृति में पाए जाने वाले अधिकांश तत्वों के साथ रासायनिक क्रिया कर लेता है, तो इसके कारण से जो है ऑक्सीजन को मानक बनाया गया। लेकिन ऑक्सीजन को मानक बनाने पर भी पूर्ण संतुष्टि नहीं हुई, तो इसके कारण से वर्तमान में कार्बन 12 के आधार पर जो है परमाणु भार की परिभाषा दी जाती है। कार्बन 12 को ही क्यों चुना गया? वो इसलिए चुना गया क्योंकि कार्बन 12 का परमाणु भार ठीक 12.000 होता है। तो जब हम इसका 12वां भाग निकालेंगे तो वो 12वां भाग एग्जैक्ट 1.000 के बराबर आएगा। और ये जो है आपका 1.00 वाला मान जो है हाइड्रोजन के पहले वाले मान के एकदम बराबर हो गया। यानी जो गणनाएं प्रारंभ में दी गई थी वो गणनाएं कार्बन 12 को मानक बनाने पर एज इट इज बनी रहेंगी। उन गणनाओं में किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं रहेगी। इसके कारण से कार्बन 12 को वर्तमान में मानक बना। तो बेटा इसकी परिभाषा क्या बनती है? कार्बन 12 के आधार पर परिभाषा क्या बनती है? कार्बन 12 के आधार पर परिभाषा बनती है कि किसी तत्व का परमाणुीय द्रव्यमान एक संख्या होती है और यह संख्या दर्शाती है कि तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग की तुलना में कितना गुना भारी। अब जैसे हम कहते हैं ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह हुआ कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से 16 गुना भारी। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, जिसका अर्थ है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से 16 गुना भारी। इसका मतलब क्या निकला कि ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से 16 गुना भारी है। जैसे हम बोल रहे हैं नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होता है, तो नाइट्रोजन का परमाणु भार 14 होने का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से 14 गुना भारी। इसका अर्थ क्या निकला कि नाइट्रोजन का एक परमाणु आपके कार्बन 12 के 12वें भाग से 14 गुना भारी है। सोडियम का परमाणु भार 23 है, मतलब सोडियम का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से 23 गुना भारी। तो परमाणु द्रव्यमान को हम कैसे परिभाषित करें? तो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा हुई किसी तत्व का परमाणुीय द्रव्यमान एक संख्या है जो दर्शाती है कि तत्व का परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग की तुलना में कितना गुना भारी। अब बेटा इसमें दूसरी बात आती है परमाणु भार के लिए मात्रक। देखिए परमाणु भार के लिए मात्रकों का भी जो है काफी पुराना तरीका है। मात्रकों में सबसे पुराना मात्रक है परमाणु भार का डाल्टन।
ये आपको वर्तमान में किसी किताब में भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे पहले परमाणु भार का मात्रक दिया गया था डाल्टन, जो कि वैज्ञानिक डाल्टन के सम्मान में दिया गया। उसके बाद परमाणु भार का मात्रक दिया गया AMU। AMU इसको अपन बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट या परमाणुीय द्रव्यमान इकाई। फिर बेटा इसके बाद मात्रक दिया गया U। वर्तमान में जो मात्रक है वो या तो U लिखा जाता है या फिर लिखा जाता है ग्राम प्रति मोल। दोनों तरह के मात्रक जो है वर्तमान में प्रचलन में है। अभी ये मूल वाली बात मैं आपको इसी चैप्टर में आगे वाले टॉपिकों में बताऊंगा। तो फिलहाल जो है अपन इसको देखते हैं। U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास को अपन बोलते हैं एकीकृत द्रव्यमान। तो ये जो है इसके ये जो है बेटा वर्तमान मात्रक है, आधुनिक मात्रक। परमाणु भार का आधुनिक मात्रक क्या है? या तो अपन लिखेंगे उसको U या फिर हम उसको लिखते हैं ग्राम प्रति मोल। U का मतलब है यूनिफाइड मास, एकीकृत द्रव्यमान, और या फिर इसको लिखा जाता है ग्राम प्रति मोल। मोल वाली बात को बेटा मैं इसी चैप्टर में आपको आगे बताऊंगा। तो परमाणु भार में सबसे पुराना मात्रक डाल्टन, उसके बाद परिवर्तित करके दिया गया एटॉमिक मास यूनिट AMU शॉर्ट में जिसको लिखा जाता है। उसके बाद वर्तमान में दो तरह का मात्रक चलता है, या तो हम लिखते हैं U या फिर उसको लिखा जाता है ग्राम प्रति मोल। अब बेटा इस U का मतलब क्या है? अब बेटा इसके बाद में जो है अपन ने भी आपको बताया मात्रक हमने बताया AMU या फिर U, फिर अपन उसको लिखते हैं ग्राम प्रति मोल। तो U को या फिर AMU को हम किस प्रकार परिभाषित करें? इसको परिभाषित किया जाता है कार्बन 12 का 12वां भाग। कार्बन 12 का 12वां भाग एक AMU या U कहना। क्या परिभाषा है? कार्बन 12 के 12वें भाग को एक AMU या फिर U कहते हैं। अब एक AMU का मतलब एक AMU या फिर इसको लिखें U बराबर 12.000 का 12वां भाग। कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान 12.000 और उसका 12वां भाग बराबर हुआ 1.000। तो एक AMU या U का मान 1.000 होता है, जिसे हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं? कार्बन 12 के 12वें भाग से। कार्बन 12 के 12वें भाग को एक AMU या फिर U कहा जाता है। अब बेटा ये जो मान होता है, ये मान होता है आपका, अगर हम इसको ग्राम में व्यक्त करें तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU या फिर U बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इस तरह से AMU या फिर U में और ग्राम में संबंध मिलता है। एक AMU का मान होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो इस संबंध के आधार पर हम किसी भी तत्व के परमाणु भार को ग्राम में भी व्यक्त कर सकते हैं। कैसे ग्राम में व्यक्त कर सकते हैं? देखिए,
जैसे अपन पढ़ते हैं कि आपका हीलियम है, हीलियम का परमाणु भार 4 होता है, हीलियम का परमाणु भार होता है 4.00 U। अब मैं आपसे कहूं कि भैया इस हीलियम के परमाणु भार को ग्राम में प्रदर्शित करो, तो ग्राम में कैसे प्रदर्शित करोगे भाई? परमाणु भार का मान है इतना और U का मान कितना है? U का मान है इतना ग्राम में, 1.66 इंटू 10⁻⁻²4। एक U या एक AMU बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻²4। तो 4U कितने के बराबर हो जाएंगे? आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका, इसमें 4 × 24, 4 बच गया 2, 4 × 24 2 26, 6 बच गया 2, 4 × 4 और 2 6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो हीलियम के एक परमाणु का द्रव्यमान जो है ग्राम में इतना होता है, U में तो होगा इतना और ग्राम में हो जाएगा इतना। तो किसी भी तत्व के परमाणु भार को अगर हमें ग्राम में व्यक्त करना है तो ग्राम में व्यक्त करने के लिए हम जो है इस काम को कर सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? जो उसका परमाणु भार U में या फिर AMU में दिया हुआ है उसमें हम 1.66 इंटू 10⁻⁻24 का गुणा कर देते हैं, जिसके द्वारा आपका U जो होता है, U इसमें बदल जाएगा, आपका ग्राम में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो है द्रव्यमान को ज्ञात करने का तरीका। अच्छा, वर्तमान में परमाणु भारों को ज्ञात करने की एक तकनीक चलती है, उस तकनीक का नाम है द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति। द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति या द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी ये तकनीक होती है जिसके द्वारा वर्तमान में परमाणु भारों को ज्ञात किया जाता है। ये तकनीक परमाणु भारों को ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। बेटा, इस प्रकार से परमाणु भार के संबंध में जो अपन ने बातें बताई उनमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम परमाणु भार को या परमाणु द्रव्यमान को सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान के रूप में व्यक्त करते हैं। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का मतलब जब हम परमाणु द्रव्यमान को किसी अन्य के साथ तुलना के द्वारा प्रदर्शित करें, जब परमाणु द्रव्यमान को किसी अन्य के साथ तुलना के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो वो सापेक्ष द्रव्यमान है। वर्तमान समय में तुलना के लिए हमने आधार किसे बनाया हुआ है? आधार बनाया हुआ है कार्बन 12। इससे पहले आधार कौन था? इससे पहले आपका आधार था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन उसमें उनसे प्राप्त मानों में त्रुटि होती है, तो इसके कारण से वर्तमान आधार जो है कार्बन 12 है। तो कार्बन 12 के आधार पर परमाणु द्रव्यमान की क्या परिभाषा बनती है कि किसी तत्व का परमाणुवीय द्रव्यमान एक संख्या है जो दर्शाती है कि तत्व का परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग की तुलना में कितना गुना भारी। फिर इसके मात्रक की बात आई तो वर्तमान समय में जो मात्रक है, पुराना मात्रक AMU, वर्तमान में हम उसको लिखते हैं U या फिर हम लिखते हैं ग्राम प्रति मोल। वैसे कुछ जगह आज भी AMU चल रहा है, तो AMU भी मान लिया जाता है। सबसे पुराना मात्रक डाल्टन था, जो कि वैज्ञानिक डाल्टन के आधार पर, डाल्टन के नाम के आधार पर उसके सम्मान में दिया गया। तो एक AMU या फिर U का अर्थ क्या होता है? कार्बन 12 के 12वें भाग को, कार्बन 12 के 12वें भाग को हम कहते हैं एक AMU। और इसका अर्थ ग्राम में कितना है? ग्राम में इसका अर्थ होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एक AMU का मान होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और इसमें परमाणु भारों को ज्ञात करने के लिए जो तकनीक काम में ली जाती है, उस तकनीक का नाम होता है यहाँ पर द्रव्यमान स्पेक्ट्रममिति या फिर द्रव्यमान स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को अगर हम ग्राम में परिवर्तित करना चाहें तो U के स्थान पर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी इसका गुणा करने पर आपका जो द्रव्यमान होगा
वो द्रव्यमान ग्राम में परिवर्तित हो जाता है।